हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस की टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जो लेक्चर का फ्लो रहने वाला है इसमें ये बात सीखेंगे रेजिस्टिविटी पे इसका क्या फर्क पड़ता है वो भी सीखेंगे हम लोग। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो ओम्स लॉ है उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, कौन से रेजिस्टेंस इसको फॉलो नहीं करते, सुपर कंडक्टिविटी क्या है और मेजनस लॉ या मेजनस इफेक्ट क्या है। इतनी बात इस लेक्चर में कवर की जाएगी, प्लस एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे पूरी क्लैरिटी हमें मिल जाए कि ये मामला क्या है। तो अभी बात शुरू करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने पर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इंक्लूडिंग मेटेलिक मटेरियल्स, मेटेलिक कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो सब बिहेव कैसे करते हैं। क्या उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है या टेम्परेचर घटाने पर घटता है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आइए देखते हैं और शुरू करते हैं बात अपनी मेटेलिक कंडक्टर के लिए। बातों को मैन्युटली या अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला लिख दिया है रेजिस्टेंस का, ये हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा जिससे आप आसानी से देख सकें, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से आपकी समझ में बात आएगी और क्लैरिटी से आएगी। तो ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। मेटेलिक कंडक्टर की भी मैं बात कर रहा हूं। मेटेलिक कंडक्टर मतलब क्या, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, इनकी बात, मेटल जो हो। तो मेटेलिक कंडक्टर की चर्चा करेंगे शुरुआत में हम लोग। अब उसमें देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। किसी गिवन सैंपल के लिए एल और ए को फिक्स कर देते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे क्या है इसको इवेलुएट करना है। तो एक गिवन सैंपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ और एरिया को आपने ऐसा समझा कि गिवन सैंपल है, वो फिक्स हो गई साहब। तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया साहब, अगर लेंथ और एरिया को हमने सैंपल के लिए डिफाइंड कर दिया है तो यहां पर ये फॉर्मूला इस पे बेस्ड होगा। मास ऑफ चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर में, तो वो तो साहब फिक्स्ड होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी फिक्स्ड होता है। तो इसकी डिपेंडेंसी एन और टाउ पे बनी। अब ये एन और टाउ क्या था आपको याद होगा, एन था जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज कैरियर्स हैं। इस कहानी में मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर, इसलिए एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो होता है एन, चार्ज डेंसिटी, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम दो टक्करों के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव एक टक्कर खाएगा फिर दूसरी टक्कर मारेगा, उसके बीच में दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, वो भी आपको पता है। अब क्या होता है, देखिए क्या होता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। तो इस कंडक्टर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए मैंने कुछ काफी बड़ा इसको कर दिया जैसे डायग्राम बनाने में परेशानी ना आए। ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसके अंदर एक एटम था, सपोज कर लिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम को छोड़ के फुदक के निकल के चल पड़ते हैं मस्ती करने। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा और इस तरह का एक की जगह करोड़ों एटम इसके अंदर मौजूद होंगे। तो अब इस डायग्राम को हम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और साथ में जो आयंस या बचा हुआ एटम है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अब इस एरो को हटा देता हूं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है और साथ में एटम बचा हुआ या आयन बचा हुआ भी मौजूद है, एटम कह लीजिए यहां पर जो बचा चार्ज के साथ। अब क्या होता है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, तो होता क्या है कि ये जो एटम था, बचा हुआ एटम जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद है, इसका एम्पलीट्यूड अबाउट द मीन पोजीशन वो बढ़ जाता है। मतलब कहने का कि मान लीजिए एक डायग्राम ऐसे बनाता हूं, ये प्लस वाला जो है पहले वो ये मीन पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे और ऐसे आ रहा था, इतना इसका एम्पलीट्यूड था, इतनी दूरी तक जाके वापस आता था। एक एटम है, थर्मल एजिटेशन की वजह से
वो यहां तक जाके ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो इतना इतना जाने लगा, उसका एम्पलीट्यूड काफी बढ़ गया, यानी ये जो इतना जा रहा था अब वो यहां तक जाना शुरू हुआ। समझाने के लिए बता रहा हूं कि इतनी दूरी पर जाने लगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और बहुत सारे एटमों को बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो टक्कर है उस टक्कर में लगने वाला समय ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन जा रहा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला टक्कर खा के और इसको टक्कर मारने जा रहा था। अब पता लगा खुद ये इस साइड हिल रहा है, तो पहले कम हिल रहा था, अब ये पहले ही पास आ गया, ये पहले ही ऐसे मान लीजिए मोशन हो रहा था इसका, तो ये होके दूर तक आ गया, पहले ही आ गया, तो इलेक्ट्रॉन फटाक से यहां लड़ जाएगा, पहले ही लड़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये जो है ये भी हिलना शुरू कर दिए कस कस के। जैसे एक भीड़ में आप जा रहे हो और भीड़ स्टेशनरी हो, समझिए, तो आप जब जाएंगे तो टक्कर होने की संभावना कम। मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेन पकड़नी है, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है, आपको अपने डब्बे तक पहुंचना है, तो उस भीड़ में अगर भीड़ रुकी हुई है, भगदड़ नहीं मची हुई है, तो जब आप उसमें से जाएंगे तो नंबर ऑफ टक्कर्स या नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी लेस। आप थोड़े बहुत टक्कर खा के पहुंच जाएंगे, भैया हटो करते हुए। लेकिन सपोज करिए वही जो भीड़ है वो हिलने लगे, भगदड़ मच जाए एकदम से वहां, धाय धाय धाय, तो जब आप निकलेंगे तो उतनी ही टक्कर खाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा टक्कर खा जाएंगे जाने में, जल्दी जल्दी टक्कर खाने लगेंगे, क्योंकि दूसरा बंदा भी हिल रहा है, तेजी से हिल रहा है, तो जो टाइम था दो टक्करों के बीच में वो ड्रास्टिकली गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा, क्योंकि दूसरा बंदा भी हिल रहा, फटाक से टक्कर लग जाएगी। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ने पर इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर टाउ विल बी डिक्रीज्ड, ये कम हो जाएगा। ठीक है साहब, ये बात समझ में आई कि टाउ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब बात करते हैं इस एन की, व्हाट विल हैपन टू एन। ये जो मैं बता रहा हूं कहानी, ये कहानी आप समझ लेंगे तो बाकियों का चर्चा करना बहुत आसान हो जाता है। एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। अब आप ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि सब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी मेटेलिक कंडक्टर में अगर 100 एटम्स हैं तो 100 के 100 से इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। अगर 100 है तो मान लीजिए किसी मेटल में 50 फुदक के बाहर चले गए, 50 नहीं गए, तो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो 50 नहीं गए थे उनमें से भी तो फुदक के बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको गर्मी मिलने लगी। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया था, बड़ी अच्छी बात, उससे भी दोबारा निकल सकता है, और जिनसे नहीं निकला था उनसे निकलने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। बात पकड़ में आ रही है ना? तो जिनको टेम्परेचर बढ़ाया और जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था या जिनसे निकला था उनसे दोबारा निकलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, अभी आगे देखेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ये चांसेस काफी कम होते हैं। तो एन टेम्परेचर बढ़ाने पर मोर और लेस बढ़ता घटता नहीं है। संभावना है आगे वाले दूसरे पदार्थों में, मटेरियल्स में ऐसा होगा, लेकिन इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ऐसा नहीं होता। तो एन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एरो ऐसे बना देता हूं, या एरो बनाते ही नहीं हूं, लिख देता हूं मोर लेस सेम। मोर और लेस सेम मतलब जैसा पहले था वैसा अब भी है टेम्परेचर बढ़ाने पर। बात पकड़ में आ गई होगी। अब इन दोनों का मिक्सेशन का इफेक्ट क्या हुआ? अब आप समझ गए कि एन तो पहले जैसा ही है, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया उस समय मैंने काफी चर्चा लंबी की, जैसे आप पूरा अंदर का मामला पकड़ लें, तो टाउ हो गया कम तो रेजिस्टेंस हो गया हाई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है। और क्यों इंक्रीज कर जाता है ये मैंने पूरी छोटी छोटी इन डिटेल सुपर एक्सप्लेनेशन जिसे मैं कह रहा हूं वो मैंने आपको पकड़ा दिया। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड का एटम्स का बढ़ना या आयंस का एम्पलीट्यूड बढ़ना और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का ज्यादा क्रिएट होने की संभावना होना, इसको हम पकड़ के रखेंगे और डिफरेंट मटेरियल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कम से कम कि साहब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा।
अब इसमें एक फॉर्मूला भी बनता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मुझे बोर्ड क्लीन करना होगा तो मैं क्लीन करता हूं, उसकी चर्चा करता हूं आगे। अब आगे की बात देखते हैं कि अगर हम ये समझ चुके थे कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिजिक्स इतने से ही तो रुक नहीं सकती है। अब हमको ये जानने की भी ख्वाहिश रहती है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तभी तो हम उसका इस्तेमाल कुछ कर पाएंगे। तो वो रिलेशनशिप जो निकलती है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल गो अप इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। ये बात तो एक बेसिक बात है, क्लास 10th वाले बच्चों को भी पूरी परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला आपके सामने आता है, RT इजिकल टू R0 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल तरीके से फाइंड की गई कि RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर वाला T डिग्री सेंटीग्रेड। R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेजिस्टेंसेस हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है। तो मेटेलिक कंडक्टर का ये बिहेवियर होता है RT इक्वल टू 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, डेली लाइफ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, तो हम इस वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं और ये सिचुएशन हमारी बन जाती है RT इजिकल टू R0 1 प्लस एल्फा टी। कब? जब हमारा टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई। तो जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, उस केस में बीटा टी स्क्वायर को हम ड्रॉप कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप मोर और लेस वैलिड होती है। अगर ये रिलेशनशिप वैलिड होती है तो अब इससे मैं अल्फा निकालता हूं, दिखाता हूं कि अल्फा को क्या बोलने वाले हैं हम लोग। तो साहब ये बड़ी सिंपल सी बात है, RT इजिकल टू मल्टीप्लाई कर दो R0 और R0 अल्फा टी। R0 अल्फा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है साहब। व्हाट इज अल्फा? तो यहां अल्फा को नाम देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये इसका नाम है, हमें इसको पहचानना भी चाहिए। आखिर है क्या ये? आप देख रहे हैं RT माइनस R0 का मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। RT माइनस R0 क्या, रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर। तो आपको अल्फा को अगर डिफाइन करना हो कि अल्फा भाई किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे अल्फा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर डिग्री केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ोतरी होती है डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, वो बढ़ोतरी सेम ही रहती है। बस रेफरेंस पॉइंट, शुरुआती पॉइंट अलग अलग है। बाकी जितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो 1 डिग्री केल्विन या भी इंक्रीज कर, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ, शुरुआती पॉइंट अलग है। तो ये बात हमारी समझ में आती है। अल्फा मेटेलिक कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फा पॉजिटिव है तो RT R0 से ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाता है कि अल्फा हमारा निगेटिव होता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस घट जाता है। भाई निगेटिव तो तभी आएगा जब RT कम हो जाए R0 से। तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया और अल्फा निगेटिव आना है, यानी RT घटना चाहिए, तभी तो ऊपर वाली क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर से कम होता है। जब अभी उसकी चर्चा करेंगे तो उसको भी डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर, या यहीं पे आप समझ पा रहे हैं। अब यही केस यहां पर समझ पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अल्फा निगेटिव और इंसुलेटर्स के लिए भी अल्फा हमारा
निगेटिव ही होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में जो मैंने बोला कि अल्फा निगेटिव है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो आखिर कम कैसे होता है? अब इसकी जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन है, वो देखिए इस तरह हम समझ सकते हैं, और यही मैं दिखा देता हूं आपको, आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। हम लोगों ने ये देखा था मोर और लेस कि रेजिस्टेंस हमारा मोर और लेस एन और टाउ पे डिपेंड कर रहा था। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेसिक लेवल पे समझदारी के तौर पर हमारा जो टाउ है वो तो खैर वाइब्रेशंस होंगे, घटेगा। टाउ टेम्परेचर को बढ़ाया, टाउ विल डिक्रीज, जल्दी जल्दी टक्कर होगी। अब एन जो होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, वो भी साथ साथ सेमीकंडक्टर में बढ़ता है, यानी उनमें जो एटम्स थे उनसे टूट के चार्ज कैरियर ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसका इन दोनों का असर क्या होगा? देखिए टाउ अगर घट रहा है, टाउ अगर घटेगा तो यह असर डालेगा कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, और अगर एन बढ़ेगा तो यह असर डालेगा रेजिस्टेंस को घटाना है। समझ पा रहे हैं ना? टाउ घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखिए टाउ घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एन बढ़ने पर आर कम होगा। इन दोनों में टसल चलती, लड़ाई चलती है, और लड़ाई में अंतिम विजेता ये होता है, यानी जितनी बढ़ोतरी ये कर रहा होता है रेजिस्टेंस के लिए, उससे ज्यादा घटोतरी एन कर देता है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाता है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स की बात करते हैं। मैं सेमीकंडक्टर्स लिख देता हूं, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर्स वगैरह में आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस विल ड्रॉप। इसीलिए अल्फा निगेटिव हो जाता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो RT विल बी लेस देन R0, तो ऊपर वाली वैल्यू निगेटिव आ गई। यही काम इंसुलेटर्स के लिए हो जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आती है, और ये पॉइंट भी आपको पकड़ के रखना चाहिए। मेटल्स में ऐसा नहीं हो रहा था, एन नहीं बढ़ पा रहे थे, यहां पर एन बढ़ने लगे तो उसका असर मिलने लगा। अब एक कैलकुलेशन और की जाती है कि भाई अगर किसी पे मान लीजिए रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है, T1 T2 पे पता है, तो 0 डिग्री वाले को कैसे हटा के T1 T2 के कॉन्टेक्स्ट में अल्फा लाया जा सकता है। तो वो भी वर्किंग कर लेते हैं, कोई स्पेशल वर्किंग नहीं है, बहुत आसान है और तुरंत समझ जाएंगे आप। तो वो रेजिस्टेंस की टेम्परेचर की जो मैं बात कर रहा था 0 पे T1 T2 पे, उसको भी रुक के देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात कर लेते हैं, फिर ये चारों मैंने एक टेबल सी बना दी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट घोल बना लिया, सोल्यूशन बना लिया उसका, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बीच का जो अट्रैक्शन है आयन के बीच का वो कम हो जाता है। जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट है वो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। सरल शब्दों में एकदम, विस्कोसिटी तो वैसे आपने 11th में पढ़ी है, समझ गए होंगे, ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। आप समझने का, ज्यादा गाढ़ापन खत्म हो जाता है, मोटे तौर पे गाढ़ापन खत्म हो जाता है, पतला हो जाता है लिक्विड, ऐसा समझ लीजिए। बाकी विस्कोसिटी का सही मीनिंग आप समझ रहे 11th क्लास के बेसिस पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घट जाएगी, बीच के जो अट्रैक्शंस थे आयंस के वो कमजोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उस दशा में चार्ज कैरियर जो कि आयंस होते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा तरल हो गया, ज्यादा लिक्विडिफाइड हो गया है, तो उनको मूव करने में आसानी होगी। जब मूव करने में आसानी होगी तो जब हमारे पास आयंस को मूव करने के लिए ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। भाई जब कोई चीज डाइल्यूट हो गई तो ये आयन मान लीजिए प्लस चल रहा है और दूसरा वाले इसके लिए डाइल्यूट हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो अभी तो ये जब दूसरी टक्कर खाने जाएगा तो उसमें लगने वाला समय बढ़ जाएगा। टाउ विल इंक्रीज, क्योंकि इनको चलने में ज्यादा जगह मिल गई, तो जल्दी टक्कर नहीं होगी, थोड़ी देर बाद टक्कर होगी। तो टाउ विल इंक्रीज, टाउ विल इंक्रीज। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस की बात करें वो डिपेंड करता है 1/टाउ के ऊपर। तो टाउ अगर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी विल फॉल, इफ टाउ विल अप देन रेजिस्टिविटी विल फॉल। तो आप इससे इलेक्ट्रोलाइट्स में समझ पाए होंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है और रेजिस्टिविटी
कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी का मामला वही चल रहा है, देखिए R इज टू रो एल बाई ए, ये रिलेशनशिप था ना आर और रो में, तो इस रो की भी बात मैंने लिख दी है साइड में। रेजिस्टिविटी में एल और ए वगैरह फिक्स कर दीजिए तो रेजिस्टिविटी पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो रेजिस्टिविटी में आप देख पा रहे हैं या रेजिस्टेंस में कि इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसका रेजिस्टेंस फॉल कर जाता है या रेजिस्टिविटी फॉल कर जाती है। तो ये टेबल देखिए क्या है, एक साथ पूरा जिस्ट है जो बातचीत की गई। जो मेटल्स हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है रेजिस्टिविटी की। अल्फा इसका पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दी रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, अल्फा नेगेटिव है, और यही लक्षण बाकी दोनों में पाए जाएंगे। इंसुलेटर्स में भी यही कहानी और इलेक्ट्रोलाइट में भी यही कहानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा और अल्फा हमारा निगेटिव होगा। तो ये बात इलेक्ट्रोलाइट, ये चार ही चीजें मेनली हमारे सामने रहती हैं मोर और लेस ब्रॉडली, कि भाई कोई मेटल आ जाए, कोई सेमीकंडक्टर हो, कोई इंसुलेटर हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इन चारों बातों में टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे सामने आ जाता है। अब हम जल्दी से बात करते हैं कि T1 T2 टेम्परेचर पे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, फिर आगे लेके चलेंगे हम। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो मेटल है वो RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा T, ये आप रिलेशनशिप जानते थे। अब यही रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं, किसी T1 पे निकाल लेते हैं और किसी T2 पर निकाल लेते हैं। तो ये रिलेशनशिप बड़े आराम से बना सकते हैं आप। और वैसे भी जो अल्फा होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, यहां से एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम लोग। अब T1 T2 के लिए निकाल लिया, अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकालने की बात करते हैं। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो RT1, अब RT1 लिखिए या R2 सीधे लिख दीजिए, क्योंकि RT1 बार बार लिखने में दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसको एक बार आपके सामने लिखता हूं फिर चेंज कर दूंगा। इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, ठीक है, सरल हो गया लिखने में। और यहां डिवाइड मारेंगे तो R0 और नॉट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस अल्फा T1, नीचे बनेगा 1 प्लस अल्फा T2, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, R1 प्लस R1 अल्फा T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हम लोग लेके चलते हैं अल्फा में, यहां पे वैल्यू लिख दो R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 और R2 माइनस R1। यहां से अल्फा कॉमन ले लेते हैं और बचा वाला टर्म नीचे कर देंगे, तो ये हुआ R2 माइनस R1 और अल्फा ले लो यहां पर कॉमन, और वैल्यू क्या बची अंदर, वैल्यू बची R1 T2 माइनस R2 T1। तो ये देखिए ये एक फॉर्मूला सा निकल आया हमारे पास अल्फा का, कि डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2 पे भी कोई चीज अगर मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो उसका अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि जो अल्फा होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होता है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है T1 से T2 तक, T1 टेम्परेचर से, भाई किसी भी रेजिस्टेंस को आप टेम्परेचर T1 और T2 तक बढ़ा के ले जाते हैं, तो इसके बीच में अल्फा क्या है, तो अल्फा की जो एवरेज वैल्यू है, क्योंकि T1 T2 पे भी अल्फा अलग अलग हो सकता है, तो अल्फा की जो एवरेज वैल्यू है वो जब हम निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, आप जानते ही हैं, इट्स वेरी इजी, आप दिमाग में रखिए इसको। देखते हैं आगे इसके। तो बच्चों यहां पर जो अल्फा था ये 2 बार अल्फा लिख दिया गया, तो अल्फा लेके ये फॉर्मूला आप लिखिएगा, अल्फा गलती से छप गया, मतलब लिख दिया मैंने। तो बच्चों रेजिस्टिविटी का भी जो वेरिएशन होता है वो मोर और लेस रेजिस्टेंस ही की तरह होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला मैंने लिखा था शुरू में, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, और अपने लोगों ने ये बोला था कि जो R0 है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है। बेसिकली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के डिफरेंस का ही तो टेम्परेचर है। इसी तरह इसी तर्ज पे आप चाहें तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पे डेल्टा T लिख दूं मैं, तो यहां आप लिख सकते हैं रो L बाई ए, और इसी तरह R0 L बाई ए करके आप निकालेंगे तो ये वैल्यू सिमिलरली L बाई ए कट जाएगी, 1 प्लस डेल्टा T, ये वैल्यू आपकी निकल के चली जाएगी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और यही वैल्यू देखिए इस तरह लिखी जाती है, ये टेम्परेचर है
इनिशियल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे रो नॉट है और टेम्परेचर टी पर रो है। तो ये रिलेशनशिप वैसी ही है, ये रेजिस्टिविटी की है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मामला आप जानते ही हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रेजिस्टेंस था ये और रेजिस्टिविटी है ये। तो ये भी उसी तरह बिहेव करती है जो बातचीत हम लोगों ने की थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये चलती जाएगी। अब थोड़ी सी बात और जान लेते हैं हम लोग कि जो इंसुलेटर्स थे या जो सेमीकंडक्टर्स की बात करनी चाहिए, उसमें जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखी थी उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। कुछ ग्राफ देखने की बात कर लें अगर हम लोग, तो मैं 2-3 ग्राफ बना देता हूं और आपको अंदाजा दे देता हूं उस ग्राफ का, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल जाए कि भाई मेटेलिक कंडक्टर में कॉपर ऐसे बिहेव कर रहा है, एलॉय के साथ ऐसा बिहेवियर है, सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा बिहेवियर है। तो थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा उससे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो देखते हैं उस ग्राफ को। तो बच्चों मैंने कुछ ग्राफ बना दिए जिससे आपको और एक फील मिल जाएगा। 4 ग्राफ हैं। ये देखिए, पहला कॉपर के लिए है और एक्सेस पे क्या है, टेम्परेचर या केल्विन में टेम्परेचर दिखा दिया गया, सब में वही है। और इस तरफ है रेजिस्टिविटी, रो, है ना। तो कॉपर में देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी काफी तेजी से बढ़ती है। ग्राफ आपको बता रहा है कि इसकी बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा है इन द केस ऑफ कॉपर। और एक बात बताऊंगा अभी थोड़ी सी बात करके, और जो एलॉय होते हैं जो 2-3 चीजों से मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम, उसमें वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। कहने का मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये जिस तरीके से तेजी से बढ़ता है उस तरीके से तेजी से ना बढ़ के होकर थोड़ा लीनियर रिलेशनशिप रखता है। तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम होती है। और मैंगामिन में तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती ही नहीं है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा कम है या नहीं है मोरलेस। ये सब एलॉय की बात इन दोनों की कर रहे हैं। जबकि सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी फॉल करती है, गिर रही है देखिए बहुत तेजी से। और गिरने का रिलेशनशिप क्या है, एक्सपोनेंशियली गिरती है। ये देखिए फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है कि रोटी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर, इसको थोड़ा अंदाजे के लिए याद रखिए, और ईजी का मतलब एनर्जी गैप अपॉन केटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, और टी टेम्परेचर। तो यहां पर टी को जब बढ़ाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, टी को जब बढ़ाओगे तो ये पावर कम हो जाएगी और ये टोटल वैल्यू घट जाएगी। तो एक्सपोनेंशियली घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स घटती है। अब एलॉय और प्योर मेटल्स के बीच में एक और तरीका होता है फर्क करने का, कि इन द केस ऑफ प्योर मेटल्स हमारा 0 केल्विन जैसे आ गए हैं, यहां पर देखिए रेजिस्टिविटी काफी कम मिलती है। रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी लेस इन द केस ऑफ प्योर मेटल्स, बट इन द केस ऑफ एलॉयज सब्सटेंशियल वैल्यू हमारी रेजिस्टिविटी की मिलती है। तो इस तरीके से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये प्योर मेटल है और ये एलॉय है। ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं, उनमें से ये भी एक तरीका है कि 0 केल्विन पर किसकी रेजिस्टिविटी कैसी, अगर बहुत ज्यादा कम है तो ये समझा जा सकता है कि प्योर मेटल है, और सब्सटेंशियल है तो हम समझ पा रहे हैं कि ये इसका बिहेवियर ये एलॉय है। अब इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। तो अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। तो पहले मैं ओम्स लॉ को जरा सा याद दिलाता हूं आपको, तब आप पकड़ पाएंगे ये बात। और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती। जो डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती उसे बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं? गैस ट्यूब्स, जंक्शन डायोड्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। 12th में, अब कोर्स में ट्रांजिस्टर तो नहीं है, जंक्शन डायोड तो है ही। तो ये जब चीजें सेमीकंडक्टर्स हैं, जंक्शन डायोड्स है, या ट्रांजिस्टर्स हैं, या वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये सब कैसी डिवाइसेस हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो जो डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती उसे हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ का मुद्दा क्या था, और V इक्वल टू IR बाकियों के लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो साहब ओम्स लॉ में आपने ध्यान दिया होगा कि V इक्वल टू IR अगर बात करें तो अगर V को प्लॉट करें एक्स एक्सिस को, I को प्लॉट करें ऊपर, तो ओम्स लॉ था कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप R फिक्स्ड आता था। V इक्वल टू IR
याद होगा, जहां पर R कांस्टेंट था हमारा, तो हम बोलते थे कि ये ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ध्यान रखो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अब ये V इज इक्वल टू IR जो रिलेशनशिप है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए भी वैलिड होती है, वैलिड होती है। ये जो रिलेशनशिप है, या V अपॉन I इज इक्वल टू R लिख दो, दिस इज वैलिड फॉर ओमिक डिवाइसेस एंड फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस ऑल्सो। ये दोनों के लिए वैलिड है, ओमिक या नॉन ओमिक। बस इसमें क्या दिक्कत होती है नॉन ओमिक में, कि R हमारा कांस्टेंट नहीं रहता। नॉन ओमिक डिवाइसेस में R हमारा वेरिएबल हो जाता, बदलता है अलग अलग जगह। बात पकड़ में आ रही होगी। तो अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे, कई सारे ग्राफ होते हैं, उनमें से एक ग्राफ दिखा रहा हूं कि भाई V और I में ऐसे बन जाता तो ओम्स लॉ बन जाता, लेकिन ये क्या करेगा, पता लगा ऐसे चला और ऐसे घूम गया वेरिएबल। तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेस के ग्राफ हैं। क्या हर नॉन ओमिक डिवाइसेस का ऐसा ही ग्राफ होगा? आंसर है जी नहीं, ये समझाने के लिए बनाया है मैंने। अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग ग्राफ होंगे, लेकिन ये समझाने के लिए। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस में आपने क्या देखा कि ये R, जो R वैल्यू थी वो फिक्स्ड नहीं है, जबकि जब R कैलकुलेट करेंगे इतने पोर्शन के लिए V और I, यहां से निकालेंगे डेल्टा V और यहां से निकालेंगे, इस जगह से निकालेंगे डेल्टा I। दिस इज डेल्टा I, दिस इज डेल्टा V। तो जब आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करोगे तो उस पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू आपकी R आ जाएगी। लेकिन ये R यहां वाले R से डिफरेंट होगा। यहां के लिए डेल्टा V निकालो, डेल्टा I निकालो, तो दिस R विल बी डिफरेंट। तो आपको ध्यान क्या रखना था, जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं, जिस पॉइंट को आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, कि ये रिलेशनशिप वैलिड है ओमिक नॉन ओमिक दोनों के लिए। लेकिन ओम्स लॉ में आपका स्ट्रेट लाइन R फिक्स्ड होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नॉन ओमिक के लिए ऐसा नहीं होगा। ये रिलेशनशिप वैलिड है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। जैसे कुछ और एग्जांपल ये आपने देखा। अब जंक्शन डायोड आपके कोर्स में, तो जब आप पढ़ने जाएंगे जंक्शन डायोड, तो देखिए उसमें कमाल क्या होता है, इस तरह का ग्राफ मोरलेस मिलता है। जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कई बच्चे, तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलने लगता है। इस तरह का ग्राफ मिल जाता है आपको। मोरलेस एक बताने का तरीका है। V का डायरेक्शन बदलते हैं तो करंट का भी डायरेक्शन, ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, वो जब पढ़ेंगे डिटेल। मेरा काम ये कि एक अंदाजा देना आपको इस समय कि देखिए V बदलने से करंट का डायरेक्शन तक बदल जाता है। ये इधर वाला डायरेक्शन, ये इधर वाला डायरेक्शन। तो ये कहीं से ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ये किसका था? जंक्शन डायोड का। जंक्शन डायोड जब सेमीकंडक्टर से आप पढ़ेंगे चैप्टर में, लास्ट चैप्टर होगा आपका, तो उसमें इन बातों को फील करेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बात देखें, जैसे कि जो लाइट एलईडीज होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, उसमें तो दो दो वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती हैं साहब। मतलब आपको मोटे तौर पे मैं बताऊं तो कुछ ऐसे वैल्यू मिलेंगी, एक अंदाजे के तौर पे देखिए कि आपने V इधर I इधर मिली एम्पियर में ले लेते हैं, या जिसमें भी करंट होगी, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा आपको। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया आपने I की, सेम वैल्यू दोनों I की, और यहां दोनों के लिए देखिए V अलग अलग हो गए। तो सेम वैल्यू I की और V अलग अलग। तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ I देयर इज 2 V's। अब यहां पर अगर V इक्वल टू IR निकालोगे, मान लो V1 V2 है, और यहां जो I था वो तो सेम ही है, तो I कर दो। तो यहां पे R निकालने गए जब आप, तो V1 अपॉन I लिख के R बोलेंगे आप, और यहां क्या बोलेंगे? V2 अपॉन I लिख के R बोलेंगे। तो ये दोनों R सेम नहीं है, देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये R1 R2 आ जाएगी अलग अलग। तो यहां भी ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि R लीनियर रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये नॉन ओमिक या नॉन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ थी कि ये भी चीजें कुछ कायदे के डिवाइसेस हैं जहां बदलती हैं। बाकी तो आप जानते ही कि जब टेम्परेचर किसी का बढ़ जाता है, जैसे शुरुआत वाला ग्राफ बनाया था कि कोई कंडक्टर भी लेते हैं, अगर उसको आप करंट फ्लो कराते जा रहे हैं तो वो गर्म होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से भी लीनियर रिलेशनशिप से डिविएट कर जाता है वो।
तो वो भी कुछ समय बाद बदल सकता है। तो वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इसीलिए बोलते थे फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, ओम्स लॉ में टेम्परेचर वगैरह ना बढ़े, तो तब आप कहते थे कि ओम्स लॉ फॉलो करेगा। तो ये तो बेसिक चीज हो गई, और बाकी ये थोड़ी सी उससे ऊपर की चीजें होंगी जो समझना चाहिए। तो इससे करेक्ट क्या निकाला, दिमाग में क्या बात पकड़ी कि V इजिकल टू आई आर दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ओम्स लॉ में R कांस्टेंट और बाकी चीजों में R कांस्टेंट नहीं। रिलेशनशिप वैलिड है लेकिन R कांस्टेंट नहीं। तो ये साफ था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ या नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए किस तरह से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च का एरिया भी है और इस पर रिसर्च काफी चली रही है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है मैंने लिख दिया, यहां पर अभी बता भी दूंगा, जिससे बच्चों आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये 3 लाइनें 2 लाइनें आप याद करके लिख सकते हैं, बाकी समझा तो मैं दूंगा ही अभी। देखिए सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि कुछ एलॉयज या कुछ मटेरियल्स जब उसके टेम्परेचर को हम कम करना शुरू करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो किसी पॉइंट पर जब काफी लो टेम्परेचर हो जाता है तो जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उस एलॉय या मटेरियल की वो ड्रॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उस समय वो कंडक्टर बन जाता है सुपर कंडक्टर। यानी सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। बात पकड़ में आ रही है? जैसे जैसे टेम्परेचर हम घटाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, और एक ऐसे टेम्परेचर पर जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस वो छोड़ देगा बिल्कुल, तो वो मटेरियल बन जाएगा सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो अपना रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी छोड़ देता है। जैसे मरकरी के केस में वो टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। अगर मैं मरकरी Hg की बात कर रहा हूं, मरकरी जो आप पहचानते भी हैं, अगर मैं एक डायग्राम बना दूं ये टेम्परेचर का, तो 4.2 केल्विन पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे आते हुए आपको दिखेगी कि यहां से आप देखिए, यहां से अगर टेम्परेचर घटाना शुरू किया आपने तो ये रेजिस्टेंस घटता आया घटता आया घटता आया, और जैसे ही 4.2 केल्विन आप पहुंचे उसके बाद बिल्कुल धड़ाम से ये क्या हो गया, 0। रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, 0। तो 4.2 केल्विन पर जो मरकरी है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब ये कोशिश चल रही है कि भाई 4.2 केल्विन तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, तो ऐसी चीजें डेवलप की जाए जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दे दें, क्योंकि जब सुपर कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो उसके बहुत जबरदस्त फायदे होंगे, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। अब बात कुछ ये उठती है कि भाई इसका कारण क्या है। तो देखिए नॉर्मल जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी कंडक्टर के अंदर, इसमें थोड़ा सा जब हम उसका टेम्परेचर लो करते जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली अपने आप में स्वतंत्र थे कहीं भी मूव करने के लिए, वो ऐसा बिहेवियर ड्रॉप कर देते हैं, आपस में डिपेंडेंसी बना लेते हैं, एक कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। और साथ में जो आयंस थे जो इनको टक्कर मरवाते थे या टक्कर खाते थे, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती, दे आर अनेबल टू मेक कोलिजन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस समय जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं और इस तरह बिहेवियर शो करते हैं जैसे एक साथ हैं सबके सब, इंडिपेंडेंट नहीं कि कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा है, तो वो इस तरह चलते हैं आगे कि इनका कोलिजन्स होता ही नहीं है, और इस वजह से बोलते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो रही है। अब ये भी सवाल उठता है कि भाई कैसे पहचाने कि ये मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी की तरफ है। तो छोटी सी बात जो हमारे कोर्स के हिसाब से है पहचानने की, अगर किसी लूप में अगर हम करंट फ्लो करें, किसी लूप में करंट फ्लो करें, मान लीजिए कोई सोर्स लगाया है और बैटरी सेल लगाया है जिससे हम करंट दे रहे हैं, हमने करंट फ्लो करा दी, और फ्लो कराने के बाद इस जो हमने सेल लगाया था इसको हटा लिया, सपोज करिए हटा लिया और लूप क्लोज करके छोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि हफ्तों तक ईएमएफ का सोर्स हटाने के बाद भी हफ्तों तक इसके अंदर करंट फ्लो होती रहती है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो इसके अंदर है नहीं, सुपर कंडक्टर बन चुका है।
तो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से, इसमें रेजिस्टेंस ना होने की वजह से करंट हफ्तों तक फ्लो करती रहती है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सुपर कंडक्टर है, वरना तो जैसे ही आप सेल हटाओगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो अब ये जो 2 लाइनें लिखी हैं सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आप एग्जामिनेशन में लिख पाइए। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या रही? सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल अलॉय और ऑक्साइड एक्सेट्रा शो जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पर वो जीरो रेजिस्टेंस शो करने लगेगा, तो वो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जिस टेम्परेचर पे इसने ये प्रॉपर्टी शो की थी, उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखिए कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इस टेम्परेचर पर ये जो मेटल है, कुछ मेटल दिखाएंगे कुछ नहीं भी दिखाएंगे, तो ये जो मेटल है ये मरकरी जैसे है 4.2 केल्विन पर, क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, इस पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। सुपर कंडक्टिविटी क्यों हमारे लिए काम की है, क्या फायदा देगी, क्यों परेशान है सब रिसर्चर्स इसको बनाने के लिए कि भाई रूम टेम्परेचर पे चीजें मिल जाए? क्योंकि जब हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी हम अचीव कर लेंगे तो सुपर कंप्यूटर्स बना पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो घट जाएगा हमारा। मैं यहां लिखता हूं, आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस आप बना पाएंगे सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स में रेजिस्टेंस कम से कम होगा और आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स का ड्रास्टिकली हाई हो जाएगा। तो ये सुपर कंडक्टर्स का एक फायदा होगा। दूसरा फायदा आप देखिए, जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर यानी एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं, तारों से आती है हमारे देश में, बहुत देशों में, तो उसमें आपको मालूम होगा कि जब करंट को एक पावर हाउस बनाता है और हमारे घरों तक भेजा जाता है, तो सारी प्रक्रिया अपनाने पर भी बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाता है। यानी जो हमें सप्लाई की जाती है उसका 30-35% ही हिस्सा हमको मिलता है, 50-60% हीट में ही निकल जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस आ जाए सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल, तो वो ट्रांसमिशन कितना बढ़िया होगा कि वेस्टेज ही खत्म हो जाएगी। यानी अगर ऐसा कुछ मिला तो एकदम से समझ लीजिए हमारे प्रोडक्शन रातों रात मोटे तौर पर 3 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कितना आराम, सब जगह बिजली आ रही होगी। तो ये भी एक फायदा मिलता है जो आप ट्रांसमिशन ऑफ पावर कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो सुपर कंडक्टर्स होने से हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत जगह यूज होता है, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खूबसूरती क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और जब चाहें तब हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं करंट फ्लो करा के, और जब नहीं चाहें तो नहीं बना सकते, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खत्म कर सकते हैं। और कितना बनाना चाहें और कितना कम बनाना चाहें ये भी हमारे हाथ में होता है। तो अच्छी बात क्या है कि मैग्नेटिज्म पूरी तरह हाथ में आ जाती है मैग्नेटिज्म के बेसिस पर। तो ये एक सुपर कंडक्टिविटी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और इसके बाद एक मेजनर इफेक्ट होता है, वो भी इससे जरा सा और टच के लिए हुए होता है, लेकिन सीख लेना चाहिए, तो वो भी बता देता हूं, लगे हाथ आपको। तो बच्चों अभी हम लोग बात करते हैं मेजनर इफेक्ट की, और बहुत ही सुंदर इफेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, सुपर कंडक्टिविटी से ताल्लुक रखता है। क्या बोलता है देखिए मैं समझाता हूं, फिर जो 2 लाइन लिखी है आप समझ लीजिएगा, आराम से आ जाएगी समझ में। कि जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें सपोज करिए, तो क्या होता है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाती हैं। यहां पर जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए। आपको मालूम था क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर एक मेटल या अलॉय वगैरह सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो जब उस टेम्परेचर से बड़ा टेम्परेचर हमारा होता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैं बी लिख देता हूं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं पूरा लिख दूं समझ में आसानी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर से पास हो जाता है।
लेकिन अगर यही टेम्परेचर हम बिलो कर दें या बराबर कर दें क्रिटिकल टेम्परेचर के, तो क्या होगा? अब इस कंडक्टर को, कि कंडक्टर क्या बन गया? सुपर कंडक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसमें नहीं जाती, इसको छोड़ के निकल जाती हैं। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नहीं पार करती हुई मिलेंगी। देख पा रहे हैं ना? तो जब यहां पर क्या है, टेम्परेचर हमारा लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो ये क्या बन चुका है? ये सुपर कंडक्टर हो चुका है। सुपर कंडक्टर भाई क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे या बराबर में वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से होके नहीं जाएंगी, इसको पार करके चली जाएगी। पार करने का मतलब इसको छोड़ के निकल जाएगी, और इसी को बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। तो जो मेजनर इफेक्ट है, ये इफेक्ट देखिए क्या है, ये 2 लाइनें लिखी जिस एग्जाम में लिख पाए, समझ तो बड़े आसानी से गए होंगे जब मैंने बताया। तो देखिए क्या है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, below the critical temperature or equal to the critical temperature, there is no magnetic field inside the superconductor. There is no magnetic field inside the superconductor when it is placed, when the specimen when it is placed inside a uniform magnetic field. ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कहानी बनती हुई दिखती है कि सुपर कंडक्टर्स बिलो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर या बराबर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पास नहीं हुई। दिस इज द मेजनर इफेक्ट। एक स्पेशल क्वालिटी देखी जाती है सुपर कंडक्टर्स में। तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो अपना लेक्चर शुरू हुआ था वहां तक पहुंचे हैं। अब 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे चीजें बेहतर तरीके से आप तक पहुंचे। आइए तो बच्चों की न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। और देखिए न्यूमेरिकल क्या है, बोलता है ये कंडक्टर हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 15 मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल करते वक्त जो भी बातें पढ़ें उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख लें। जैसे कि ये बोल रहा है कि 15 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, एरिया है ना मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया लिख लिया हमने 15 मिलीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली ऐसा ही सिस्टम यूज करेंगे तो मिलीमीटर में होता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वन, रो दे रखा है, रो इज द रेजिस्टिविटी 7.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज दिस वन, ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -3 0 डिग्री पर केल्विन। कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टेंस फॉर 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 60 डिग्री। तो टेम्परेचर हमारा जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमको R 60 डिग्री बताना है, कितना होगा ये वैल्यू बतानी है हमको। हम जानते हैं कि 0 डिग्री जैसा दे रखा है यहां पर, तो 0 डिग्री पर हमारा R0 पहले निकालते हैं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर वाला जो फॉर्मूला हमें मालूम है वो फॉर्मूला इस तरह लिखते हैं हम, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, या RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला इस्तेमाल दोनों एक ही है, बस T1 की जगह 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो गई है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमें ये तो पता हो पहले R0 अगर हमें लगाना है या RT1, तो उसके लिए R0 निकालते हैं, क्योंकि R0 रो 0 हमें दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो कितना है, तो ये बना रो नॉट L अपॉन A। तो रो नॉट की वैल्यू हो गई 7.6 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर, देखिए लेंथ थी 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर लिख लेता हूं, तो 2000 मीटर अपॉन एरिया, और एरिया की वैल्यू थी 15 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10.12 ओम। तो ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10.12 ओम। पूछा है R60, तो R60 लगाने चल पड़े हम लोग, तो R0 1 प्लस अल्फा टी, टी की जगह 60 डिग्री आ जाएगा।
तो यहां पर लिखा आर नॉट, ये वैल्यू 10.12, 1 प्लस एल्फा, एल्फा दे रखा है -3, और टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.16, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और दिस इज योर आंसर, ये आंसर आ जाएगा। तो कोई भी स्पेशल सवाल नहीं था, थोड़ी सी जानकारी और टेम्परेचर डिपेंडेंस का रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला सवाल निकल जाता है। आइए करते हैं दूसरा एक सवाल और। तो बच्चों हम लोग अगला सवाल लेते हैं, आपके सामने है सेकंड न्यूमेरिकल, इसको भी देखते हैं। बड़ा सरल न्यूमेरिकल, एग्जामिनेशन में आने वाला, आना भी चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन और कॉपर वायर की कहानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके जो रेजिस्टेंसेस आपके सामने हैं, तो मैं क्या करता हूं, आयरन की कहानी इधर लिख लेता हूं और कॉपर की कहानी मैं इधर लिख लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं। तो आयरन के लिए हमारा R 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू थी 4.1 ओम, और इसको मैं R डैश कह देता हूं, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था 4.3 ओम। ठीक है साहब, जो डिटेल्स दिए लिख लिए हम लोगों ने। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है आयरन के लिए, अल्फा दे रखा है 5 × 10⁻³ पर केल्विन, और यहां अल्फा दे रखा है, अल्फा डैश बोल देता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या अल्फा ही दे रखा है, तो अब इसको ये अल्फा ही लेके चलेंगे, पूरे के लिए कांस्टेंट मानेंगे हम लोग। तो 4 × 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन। ये डिटेल्स दी हैं किस टेम्परेचर पे दोनों का R बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि T टेम्परेचर पर इसका भी RT, और T टेम्परेचर पे इसका जो RT डैश होगा वो RT के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल होना। T टेम्परेचर पर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल। हमको मालूम है कि RT के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊं आयरन के लिए, तो क्या लिखता हूं मैं, R नॉट, या R 20 डिग्री दे रखा है तो R 20 डिग्री ले लो, 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, तो T2 ये रहा, माइनस T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहा, दिख पा रहा होगा आपको। R डैश की बात करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी R डैश 20, 1 प्लस एल्फा डैश, कॉपर के लिए चल रहा है, टेम्परेचर वही रहेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मामला वही रहेगा। अब इस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हैं, तो बोथ आर इक्वल एट दिस टेम्परेचर, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई R 20, 1 प्लस एल्फा T माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R डैश 20, 1 प्लस एल्फा डैश T माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आप समझ के वैल्यू फीड कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो वैल्यू फीड करने में ये वैल्यू आई 4.1, 1 प्लस एल्फा कितना है 5 × 10⁻³ T निकालना है। यहां आ जाओ, R डैश 20 4.3, 1 प्लस एल्फा डैश 4 × 10⁻³ T माइनस 20। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप कर ही लेंगे, तो मैं लिखता हूं ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे T की वैल्यू आ जाएगी 80.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा, 80.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा। ये रही कैलकुलेशन की बात। तो आप आराम से अपने रजिस्टर में कैलकुलेट कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आंसर यही आने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकता है, थोड़ा इंटीग्रेशन का फील देना था इसमें, इसलिए क्वेश्चन पिकअप किया है। तो मैं दिखाता हूं आपको। इन्होंने बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेरीज अलोंग इट्स लेंथ। यानी कंडक्टर है हमारे पास, उसकी जैसे जैसे लेंथ हमारी बढ़ती है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती है। ये रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, इस तरीके से। x क्या है, x लेंथ है हमारी,
जो x बढ़ रही है तो ये रेजिस्टिविटी बदल रही है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज L। इसका लेंथ L है, उस समय इसका रेजिस्टेंस निकालना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये तब लगाते थे जब हमारा R L A सब बराबर हो, उसमें रेजिस्टिविटी लग गई मतलब, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है फिक्स्ड नहीं है, लेंथ बढ़ती है तो चेंज हो जाती है, तो इसको संभालना पड़ेगा हमको। तो इसको संभालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लो dr, थोड़ा सा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो वेरिएबल में आएगी, और dl की जगह हो जाएगा dx जो लेंथ पकड़ रहे हैं, और एरिया इज फिक्स्ड। अब इस dr की जगह, dr इस रो की जगह, ये पूरा एक्सप्रेशन जिसके हिसाब से बदलाव ले रहा है, रो नॉट प्लस एल्फा एक्स dx अपॉन a। देख पाए कुछ नहीं, रो की वैल्यू रख दी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं कि पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको इंटीग्रेट करें, लेंथ के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे तो 0 टू L चले गए। L बोला था कि लेंथ L है तो बताओ, और ये पूरी वैल्यू लिख दी, रो नॉट 1 प्लस एल्फा एक्स अपॉन a, और ये रहा dx। यहां पर ये पूरा रेजिस्टेंस R बन जाएगा। a और रो नॉट कांस्टेंट है तो ये बाहर चले आएंगे इंटीग्रेशन से, और अंदर बचेगा 1 प्लस एल्फा एक्स dx का इंटीग्रेशन 0 टू L में। तो आप इंटीग्रेशन करना जानते ही हैं, ये रो नॉट अपॉन a रहा, अंदर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा x, और एल्फा x की जगह आ जाएगा एल्फा x स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, रो नॉट अपॉन a, L पुट करोगे तो आ जाएगा L प्लस एल्फा L स्क्वायर अपॉन 2, और 0 पुट करने पे एक्सप्रेशन 0 होगा, इसलिए छोड़ देता हूं। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए L कॉमन भी लिया जा सकता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा, R इज इक्वल टू रो नॉट L अपॉन a, और ब्रैकेट में डाल दो तो 1 प्लस एल्फा L बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन था, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी बात आपको बता देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।